इसी बात को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। यस सर। जैसे कोई एक कमजोर व्यक्ति है और एक उससे तगड़ा व्यक्ति है। अब हम दोनों को किसी काम पे लगा दिए, तो अब आप देखना कि जो व्यक्ति कमजोर है वह उस काम को करते हुए जल्दी थक जाता है, और जो तगड़ा व्यक्ति है वह अभी नहीं थक रहा है, यानी अभी भी वो उस काम को करके उतना ही प्रसन्न और उतना ही ऊर्जावान बना हुआ है। तो अब आप अगर इसका आकलन करें, यानी विश्लेषण करें, तो आपने विश्लेषण अगर आप करते हो तो आप क्या पाते हो कि यह आदमी थक जल्दी गया। इसका मतलब कि इस आदमी के पास अर्थात काम करने की क्षमता, ये अभी नहीं थका, अभी भी हैप्पी है। इसका मतलब कार्य करने की क्षमता ज्यादा है। तो बताओ, इससे ये प्रमाणित हुआ ना कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा चाहिए। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं। The capability of doing the work capability of doing the work is called inability. यानी कि कार्य करने की, तो जो व्यक्ति ज्यादा ऊर्जावान है इसका मतलब वो ज्यादा काम कर सकता है, जिसके पास ऊर्जा कम है। इसीलिए हम लोगों ने डेफिनेशन बनी है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब हम कह सकते हैं, यहाँ पर अगर शुद्ध बनाए तो कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो अभी हम ऊर्जा को डिनोट करते हैं और कार्य को, तो बताओ ई मेरे नो सर। अब आप पढ़ेंगे पिछले दिन कि W एक सदिश राशि, यानी स्केलर क्वांटिटी। मैं वही अंग्रेजी में बोलने जा रहा था, स्केलर क्वांटिटी। तो बताइए, आप तो आप समझ गए हो ऊर्जा की कौन सी राशि है? कंफर्म? अब आपने कल कार्य को जूल में नापा था, तो बोलो एनर्जी की भी इकाई जूल, जो डायमेंशन उसकी थी वही डायमेंशन इसकी, यानी इसकी भी डायमेंशन हो जाएगा अब हम लोग देखें कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। ऊर्जा की यानी टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो देखो बेटा, अगर कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है तो तुम लोग देखना कि कार्य लोग दो तरह से करते हैं, गति करके। जैसे मैं ही मैं पढ़ा रहा हूँ तो कभी मुझे बोर्ड के पास जाना पड़ रहा है, कभी बैठ के दिया रहा हूँ, ऐसे देख लो। अगर तुमने कोई मैनुअल वर्कर रखा है कर्मचारी, तो वह कुछ भी कह रहे हो तो वह दौड़ के आ रहा है, दौड़ के जा रहा है। या घर में
लगाए हो मिस्त्री, तो जितना मिस्त्री एक जगह बैठ के काम कर रहा है, लेबर दौड़ के काम कर रहा है। उसने कहा फला चीज ले आओ, फला चीज ले आओ, तो जा रहा है, ला रहा है, जा रहा है, ला रहा है। तो बताओ कार्य का दृश्य हो जाए, यानी एक मूविंग कंडीशन में तो अगर कार्य ही ऊर्जा है तो इसका मतलब है कि हम ऊर्जा को मुख्य रूप से बांट सकते हैं। बड़े होंगे गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गति और स्थिर अवस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा यानी दो तरह की ऊर्जा ऊर्जा दो प्रकार की। Yes, sir. एनर्जी बताओ क्या हमने अभी कहा? गति के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। The energy derived due to the virtue of motion the energy derived due to the virtue of motion is called kinetic energy. Right? Yes, sir. अब हम तुमने परिभाषा बात कर ली है, तो चलो बेटा देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है। Yes, sir. चलो देखो, अब यहाँ हमने मान लिया कि माना ये कोई एक आपसे Yes, sir. जिसका द्रव्यमान और देख लो इस समय ये विरामावस्था है। Yes, sir. तुम लोग को मैंने पिछले चैप्टर में बताया था विराम कोई रहता है तो इनिशियल वेलोसिटी से अब सब जानते हो ना, मैं सीधे बात कर रहा हूं। अब उधर से सपोर्ट कम होगा तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम ब्रेक होगी। सब पढ़ाए गए थे। तो अब हमने यहाँ एज्यूम कर लिया कि एज्यूम दैट दिस इज एन ऑब्जेक्ट विच मास इज and it is into the rest place. Yes, sir. अब आप न्यूटन के लॉ में पढ़े थे Yes, sir. कि कोई भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं होता। अब हमने पढ़ा अभी कि गति के कारण गति जुड़ जाओ। Yes, sir. तो गति को कराना पड़ेगा। Yes, sir. गति कभी होगी न्यूटन का फैसला। Yes, sir. बताओ Yes, sir. अब ये गति बढ़ने लगी कि नहीं? Yes, sir. चलो मान लिया कि अब यह p समय पर से जा यहाँ से यहाँ तक भी विस्थापन करने के बाद अब इसका वेग बढ़ गया तो बताओ त्वरित हो गई कि नहीं हो गई? Yes, sir. क्योंकि वेग परिवर्तन भी इस फोर्स के लगाने से यह वस्तु विस्थापित हुई बल्कि एक्सेलरेट। अब बताओ कल का पढ़े बल लगाने पर अगर विस्थापन हो जाए तो कार्य करेगा। आज पढ़ रहे हो कार्य करने की क्षमता। बताओ ये कार्य गति से हुआ है
गति रुक गया हो Yes, sir. यानी कि कॉन्सेप्ट बन गया कैसे कैलकुलेट करना Yes, sir. Yes, sir. मान लो m द्रव्यमान की एक वस्तु विरामावस्था में है। Let assume that, let consider that an object which mass is n is in a rest phase। इस पर F बल लगाने पर यह t समय पश्चात d विस्थापन करने पर d वेग से गतिमान हो जाती है। After applying the F force, this object gets the v velocity after t interval carrying the d displacement। हाँ बेटे दिक्कत हो रहा है carrying the d displacement। चलो जी Yes, sir. तो बताओ अभी विस्थापित हो गई तो कार्य होगा कि नहीं? Yes, sir. अब यहाँ लिखिए परिहारश्च according to the बोलो क्या परिभाषा थी? दिया गया कार्य ही ऊर्जा है। Yes, sir. तो लिखते हैं। बोलो कार्य बराबर ऊर्जा। क्या वो प्रॉब्लम है? No, sir. लिख दिया। Then what? Is called कैसे निकालते हैं? बल गुणे विस्थापन। Yes, sir. बल गुणे विस्थापन। अब देखो अभी कल पढ़ाया गया लेकिन सबका रिस्पॉन्स नहीं आया, या तो लिखने में व्यस्त है या तो भूल गया। तो एक ये कह रहा हूँ लिखोगी मोशन बोलोगे, ये धीरे धीरे बन जाएगा करोगे। बस बोलो कार्य होगा। अब ये लिखते हैं force into displacement of बताते जाना डाउन। No, sir. मतलब डिस्प्लेस होते ही ये बॉडी गतिमान हो गई। Yes, sir. तो आपने कहा गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है Yes, sir. इससे डिनोट करेंगे। अब बताओ कितना फोर्स अप्लाई किया, कितना डिस्प्लेसमेंट बोला है? Yes, sir. काइनेटिक। बताओ अगर बल लगा दे तो वस्तु एक्सेलरेट हो जाए तो न्यूटन की F बराबर Yes, sir. इक्वेशन और अब बताओ कहाँ पे? No, sir. अब आओ जब वस्तु गतिमान हो जाए तो बताओ वहाँ गति का नियम भी तो लगता है। Yes, sir. इसीलिए गति के समीकरण बताओ वायु the equation बताओ बेटा जब वस्तु चले और केवल दूरी तय करे तो बोलो गति का तीसरा समीकरण लगाएगा। Yes, sir. हमने पढ़ाते समय तीनों बता दिया था।
तो बताओ वृद्धि और गति के समीकरण। बोलो कौन सा समीकरण सबको आता है? Yes, sir. बोलो क्या होता है? तो बताओ इसकी वेलोसिटी v हो चुकी है। Yes, sir. प्रारंभिक वेग क्या है? V. बताओ बॉडी एक्सेलरेट हुई है। Yes, sir. प्लस लेंगे माइनस छोड़ देंगे। Yes, sir. 2a बताओ कितना विस्थापित हुई? V. अब बताओ a स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2a. सही है? Yes, sir. अब बताओ बेटा क्या हुआ? यहाँ देख लो AD का मान गलत है। तो बोलो AD बराबर v स्क्वायर by 2। अब उठा क्या पुट कर? Yes, sir. समीकरण 1 में मान रखते हुए Sir. क्या लिखेंगे? by 14 बोलो बोलो by 14 By 2 is the value of value of AD AD in equation 5। हाँ बोला सर इन इक्वेशन नंबर सब लोग बोलेगा। अब बताओ बेटा काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गया v square by 2। बताओ काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़े थे ना? Yes, sir. हो बेटा ने? Yes, sir. यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर बोलो M कौन है? मास। मास। V क्या है? V. तो इस सूत्र से निकाल दिया। Yes, sir. अब कोई डाउट? No, sir. स्थिति जो होती है स्थिति बताओ क्या है पोटेंशियल? तो अब चलो अभी बताओ कार्य तो होगा Yes, sir. लेकिन उस कार्य में क्या होगा? गति नहीं है। गति बदली जाएगी Yes, sir. लेकिन विरामों में But it's not. बदल जाएगी, है ना? Yes, sir. तो स्थिर अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती होती है बोलो उसे क्या कहा? स्थिर अवस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी derived due to virtue of rest phase is called potential energy। तो बेटा क्या बोलेंगे? स्थिति आ गया तो Yes, sir. हवाई जैसे देखिए ये देखिए हमारा तो ये हमारे पृथ्वी का सतह है और इस ऊंचाई पर ये देखिए सतह से ये ऊंचाई कितनी है? और अब हमने कोई एक वस्तु यहाँ से बल लगा कर देखिए आपसे कितने मास की है?
तो ये m मास के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से कैरी करते हैं और वो यहाँ पर लेंगे। बताओ कितना ऊंचा लेंगे? तो आपने पिछले दिनों में पढ़ा था कि अगर विस्थापन ऊर्ध्व में हो तो उसे ऊंचाई कहा जाता है। नहीं पढ़ा था? अच्छे प्रगति कि ऊर्ध्व में किए गए विस्थापन को ऊंचाई कहते हैं। डरने की जरूरत है, इधर तीन चार इतना कुछ नहीं आ रहा है, एक शब्द याद है। चलो बेटा कल से डंडा रखना शुरू करो, ठीक है? पहले पीरियड में डंडा मार के रखो। ये है चर्चा इधर ठीक है, कुछ नहीं आ रहा है, बस पीछे से जो बोल रहा है वो कर लो। करेगा? तो आप पढ़ेंगे कि ऊर्ध्व में किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। तो आप बताओ जब हम इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहे थे तो बताओ हम जो पृथ्वी के बल यदि कि हमको इतना बल लगाना तब में ये इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। और अब ये जाके देखो स्किन हो गया, तो बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी। और आप पढ़े हो, बताओ भाई कोई वस्तु कब स्थिर मानी जाती है? कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में गतिमान से स्थिर अवस्था में कब मानी जाती है? कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में कब होती है, कब माना जाता है कि वस्तु स्थिर होती है? तुम बताओ। हाँ, जब उसका अंतिम में जीरो होता है। वहाँ देखो, वहाँ लिखा भी है, लेकिन एक अक्षर पढ़ते नहीं हो, इसीलिए तुम्हारी पोजीशन या देखो लिखा है, अगर समझदार पढ़ता तो समझ जाएगा कि जब कोई भी बॉडी मोशन में है और उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो। दक्षिण गति की ऊंचाई बढ़ाई जा रही तो 10 वाली कहा गया कि बेटा महत्तम ऊंचाई कब होगी? जहां अंतिम में जीरो होगा। तो देखो अब यहाँ जाने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो। अब बताओ ये वस्तु गतिमान मानी जाएगी कि स्थिर? तो अब इसकी अवस्था में तो हो गई। तो अब इससे जो ऊर्जा जनरेट होगी बोलो उसे क्या कहा जाएगा? तो अब तुम्हारे हिसाब से मैं तो लिख दें, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बताओ इज इक्वल टू m/1। किया गया कार्य। बताओ अभी पढ़ के आ रहे हो, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बताओ कितना बल अप्लाई करना है और कितना डिस्प्लेसमेंट है? तो देख लो पोटेंशियल एनर्जी का सामान्य फार्मूला है। बताओ जहाँ को विद्यार्थी अनुसार m है मास, यानी वस्तु का द्रव्यमान। बताओ जी क्या होता है? गुरुत्वीय यानी ग्रेविटेशनल होता है ना बेटा? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। बताओ कितना इसका वैल्यू होता है? और बोलो एच क्या है? इस समय ये कहीं की गई ऊंचाई तो तुम में किए गए विस्थापन को चाहिए क्लियर हो गई? अब अगर गणितीय परिभाषा कहना हो तो यहाँ से भी कर सकते हो कि द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण और ऊंचाई के बदलाव को यस सर। अब कोई परेशानी? नो सर।
अब चलो देखा जाए ऊर्जा के और क्या क्या रूप होते हैं। डिस्कशन में रहा है। ऊर्जा की अन्य रूप हमारा पैर हिल रहा है, बस पैर का ही सूचना ब्रेक ले रहा है और तो कुछ तो बोलते भी नहीं हो ना कहते बस पैर हिलाने में व्यस्त। काइंड्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की प्रकार, सॉरी ऊर्जा के अन्य रूप हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऊर्जा का अन्य रूप क्या है। तो देखो ऊर्जा के अन्य रूप का क्या मतलब है? वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो जब हम ऊर्जा के अन्य रूप की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या निकलता है समझो। अभी तुमने समझा कि कार्य दो तरह से होंगे, गति के द्वारा अतः ऊर्जा को मुख्य रूप से जैसे अभी एक ट्रेन दौड़ रही है तो मोशन में है अतः वो काइनेटिक एनर्जी से दौड़ रही है। टाइम रन कर रहा है क्लियर हो गया। लेकिन अब जरा सा सोचो और विचार करो तो पाओगे कि सच्चाई ये है कि ऊर्जा तो दो ही है, एक स्थिर अवस्था के कारण स्थिति की ऊर्जा और विरामांत का गति के कारण। लेकिन हम लोग अपने डेली जीवन में यानी दैनिक जीवन में लगातार ऊर्जा को वेरियस रूप में चेंज कर रहे हैं। जैसे देखो क्या क्या अभी हम घड़ी में चाबी भर देंगे तो चाबी भरने पर देखो ये गति कर रहा है। अब इसमें की लगी स्प्रिंग में आयतन आ जाएगा और उस आयतन से जब चाबी देना बंद कर देगा अब वो आयतन धीरे धीरे खुलेगा और उसी के द्वारा ये घड़ी चलेगी। ऐसे तुम लोग भी रोज कर रहे हो, कपड़ा पानी में साफ कर लिया फिर ऐसे ट्विस्ट करके टाइट के पानी डालते हो। लेकिन जब छोड़ते हो तो देखा नहीं कभी जब ऐसे ऐड के छोड़ते हो तो थोड़ा वो आयतन खोलने होता है ना। बताओ क्यों खुल रहा है, तुमने तो कुछ नहीं किया। वो खुल रहा है प्रत्यास्थ के कारण और ये ऊर्जा भी वो सेम हो जा रही स्थिर हो जा रही है। इसलिए ये पहला रूप हुआ प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आओ दूसरा विचार करें। दूसरा देखो मैं बैठे बैठे मुंह से बोल रहा हूँ तो बताओ ये ध्वनि ऊर्जा बन के तुम्हारे काम कर जाएगी नहीं जा रही। तो अब बैठा तो या हूँ आवाज साफ कर गई बताओ दी गई और जब सुने तभी तो एहसास हुआ ना। ये हुआ ध्वनि ऊर्जा। पानी में इंटरप्रेट तो देखना ऐसे लहर बनने लगेगी बताओ तरंग और जब तक उसके पास ऊर्जा है लहर बनेगी और जैसे ही उसकी टोटल एनर्जी शेप में कन्वर्ट हो जाएगी तरंग बनना बंद हो जाएगी। इसी तरह हवा का बहना देखोगे यहाँ हवा तेज लग रहा है जैसे पंखा करिए जो पंखा कैसे रोटेट कर रहा है नीचे हवा फेंक रहा है उसको तेज लग रहा है जो दूर है उसको कम लग रहा है। तो रोज देखते हो आप ही देखते हो है ना। इसी तरह देखो वो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई है। घर में लकड़ी कोयला गोईठा जलाओ गैस जलाओ देखना उसमें ऊर्जा तो ये सब क्या
ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं और इस प्रकार ऊर्जा जिस कार्य के लिए लगाई जा रही है, जिस रूप में कन्वर्ट की जा रही है, उस रूप में यह ऊर्जा मॉडिफाइड होती है। आगे? तो ये रहा। अब इसमें से जितनी ऊर्जा मैंने गिनाया, अब ये सभी ऊर्जाओं को आप जानते रहो, क्योंकि आगे के चैप्टर जैसे जैसे आएंगे वहाँ वहाँ इन ऊर्जा का डिटेल्स होगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण में आओगे तो गुरुत्वीय ऊर्जा का डिटेल पढ़ा, तरंग में आओगे तो अभी यहाँ तो ये छूट जाना, तो इसलिए मैंने जमा दिया। अब क्लियर हो गया? यानी हमने इस पूरे डिस्कस का क्या मतलब समझा कि एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, मतलब ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता, और ना ही हम ऊर्जा को केवल ये एक रूप से तो सुने होंगे इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। सुना है? तो ऊर्जा नष्ट नहीं होती, जैसे हम बोल रहे थे नष्ट नहीं होती, मेरे शरीर से एनर्जी खर्च होकर के इस बड़ी ऊर्जा में कन्वर्ट होकर तुम्हारे पास जा रही है और फिर तुम इसे सेव कर रही हो। तो यहाँ से वहाँ जाना ये तरंग ऊर्जा है, और फिर सेव हो जाना पोटेंशियल। इसी तरह घड़ी का भी वही चीज है। तो ऊर्जा हमेशा मॉडिफाइड होती रहती है, ट्रांसफॉर्म होती रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में। समझ आ गया आपको? इसको लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई डाउट? कितने लोग को समझ आएगा? जो नहीं उठा रहे हो अब आगे बढ़े। चलो भाई, अब हम लोग ऊर्जा में एक और ऊर्जा की बात कर ले जो तुम्हें सवाल में मिल सकेगा, और वो ऊर्जा है जब कोई एटम का नाभिक टूटता है तो नाभिक के टूटने से बहुत तेजी से एनर्जी रिलीज होती है, और वह ऊर्जा जो होती है वो बहुत प्रचुर मात्रा में होती है, और वह ऊर्जा इलेक्ट्रिक की भाषा में इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, और नाभिक के टूटने पर जब ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है तो उसे हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रीड करते हैं। ठीक है? तो इस ऊर्जा को भी जानना, क्योंकि न्यूमेरिकल में हो सकता है मिल जाए। हालांकि इसका ब्रॉड इस्तेमाल होगा क्लास 12 में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं, लेकिन जानते हैं तो क्या जाने कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की होकर त्वरित करने से जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इसको ईवी से डिनोट करें। ई माने इलेक्ट्रॉन, वी माने वोल्ट। ठीक है? यस सर। अब डेफिनेशन लिखो। किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव पर त्वरित करने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। द एमिटेड एनर्जी by accelerating the one electron
at 1 volt potency is called electron volt energy. इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब देखो, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितने के बराबर होगी? तो तुम जानते हो ऊर्जा को हम लोग जूल में नापते हैं। यस सर। तो देखो ना पैमाना जो है, तुम्हें पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 कूलम चार्ज होता है। यस सर। और अभी डेफिनेशन में लिखे हो 1 वोल्ट पर। यस सर। अब बोलो कि वो का मान 1 वोल्ट। यस सर। बोलो पूरा कर दिया। 1 minus 9 जूल मिल गया डेफिनेशन? यस सर। मिल गया आपको पैमाना? यस सर। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणे 19 जूल के बराबर। तो अगर जूल को इसमें कन्वर्ट करना है कितना से डिवाइड कर देंगे? यस सर। यानी 1 जूल बराबर 1.6 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया? यस सर। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो इतना से मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। और